आज हम भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के परिणामों की चर्चा करने वाले हैं। आपको बताया गया है कि महमूद गजनवी ने 1000 से 1030 के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनकी चर्चा इतिहासकार हेनरी इलियट ने की है और अन्य सभी इतिहासकार इस विषय पर एकमत हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों की अगर चर्चा की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कोई महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई नहीं देते, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि महमूद का न तो भारत में साम्राज्य निर्माण करने का कोई उद्देश्य था और न ही उसने भारत में कोई स्थायी राज्य बनाने का प्रयास ही किया। हर अभियान के बाद वह गजनी वापस लौटता रहा। उसने विजित क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। पंजाब और मुल्तान के इलाकों को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन वह भी बहुत देर से 1021-22 में पंजाब और मुल्तान को साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। लेकिन इसका उद्देश्य भी साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि उत्तर भारत में एक सैनिक केंद्र को प्राप्त करना था, जहां से उत्तर भारत के सुदूर राज्यों पर हमले किए जा सकें और धन लूटा जा सके। किंतु फिर भी ये मानना पड़ेगा कि मुल्तान और पंजाब के सीमांत प्रांतों का स्थायी रूप से विदेशियों के हाथ में चले जाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम था, क्योंकि अब जो मध्य एशिया और उत्तर भारत के बीच में हिंदू कुश पर्वतमाला, जो अब तक की एक विभाजक रेखा का कार्य करती थी, अब तुर्कों ने अपनी सत्ता को उसे पार कर पंजाब तक बढ़ा लिया था। अतः उत्तरी भारत का सीमांत अब पहले की भांति सुरक्षित नहीं रहा। किसी भावी आक्रमणकारी के लिए उत्तर भारत विजय करना अब पहले से आसान हो गया। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि महमूद गजनवी ने उत्तर भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक परिणामों की चर्चा करें तो महमूद भारत से काफ़ी मात्रा में धन संपदा लूट कर ले गया, जिसका उपयोग उसने मध्य एशिया में साम्राज्य निर्माण में किया। आपको बताया गया है कि उसके आक्रमणों का पैटर्न यह रहता था कि वह एक वर्ष भारत पर हमला करता, यहाँ से धन लूट कर ले जाता और अगले ही वर्ष मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की गतिविधियों हेतु युद्ध करता। युद्ध के खर्चे भारत की लूट से पूरे किए जाते। जैसे ही धन समाप्त हो जाता, पुनः भारत पर आक्रमण शुरू हो जाता। इसके अलावा भारत से लूटे हुए धन का उपयोग उसने राजधानी गजनी को सुंदर और समृद्ध बनाने में किया। वहाँ पर उसने सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रश्रय दिया, जिसके कारण गजनी नगर की ख्याति सर्वत्र फैल गई। वह फारसी संस्कृति का गढ़ बनकर विख्यात हो गई। हालांकि भारत को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा, किंतु फिर भी भारत उस समय अथाह धन का भंडार था। यही कारण है कि जब मोहम्मद गौरी ने 150 वर्ष बाद आक्रमण किए, तब भी उसने भारत को समृद्ध ही पाया। अगर सैनिक परिणामों की बात की जाए तो सैनिक परिणाम महमूद गजनवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। उसने भारत से युद्ध में हाथियों के प्रयोग की कला सीखी और उसका मध्य एशिया के युद्धों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किंतु दुर्भाग्य से भारतीय शासक तुर्की सेना से कोई सैन्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए और 1.5 शताब्दी बाद जब मोहम्मद गौरी के अभियान हुए, तब भी भारतीय शासक सैन्य रूप से उसी प्रकार कमजोर और असंगठित थे, जिसके कारण उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। गजनवी के आक्रमणों के परिणाम सांस्कृतिक जीवन में भी देखे जा सकते हैं। उसके आक्रमणों का सबसे बड़ा सांस्कृतिक परिणाम तो ये हुआ कि उसने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, जो कि भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते रहे थे।
और भारतीय स्थापत्य कला को उसने अपूरणीय क्षति पहुंचाई। किंतु दूसरी तरफ उसके आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। महमूद अपने साथ मध्य एशियाई विद्वान अलबरूनी को भारत लेकर आया था और अलबरूनी ने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया, पंडितों से वार्तालाप किए और जनसाधारण के जीवन को ऑब्जर्व किया और उसी के आधार पर उसने अपनी रचना तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद की रचना की। इस पुस्तक ने बौद्धिक स्तर पर इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क कायम किया। इसके अलावा महमूद के आक्रमणों ने पंजाब एवं मध्य एशिया से आने वाले यात्रियों का मार्ग सुगम बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई सूफी संतों का भारत में प्रवेश हुआ और जिन्होंने जनसाधारण के स्तर पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। इस सांस्कृतिक संपर्क से आगे चलकर एक नई समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का विकास संभव हो पाया। अंततः गजनवी के भारत पर आक्रमणों के प्रभाव को समाप्त करते हुए, संक्षिप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि उसने भारतीय शासकों को जितनी आसानी से पराजित कर दिया और लूटा, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरी और राजनीतिक फूट विश्व के समक्ष उजागर हो गई, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। वह भारत पर आक्रमण का साहस कर पाया और भारत में इस्लामी शासन का, इस्लामी युग का सूत्रपात हो पाया। ये तो हुए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के परिणाम। अब मैं महमूद गजनवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिन पर प्राय लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। जैसे कि महमूद की कुछ उपाधियाँ। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामिनुद्दौला की उपाधि दी और आमिन उल मिल्लाह कहा। यामिनुद्दौला और आमिन उल मिल्लाह, जिनका अर्थ होता है यामिनुद्दौला का अर्थ होता है खलीफा का दायां हाथ और आमिन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुसलमानों को संरक्षण देने वाला। ये उपाधियाँ उसे खलीफा से प्राप्त हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इसी अवसर पर, इन उपाधियों के मिलने पर ही उसने हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने की शपथ खाई थी, क्योंकि भारत काफिरों का देश था, है ना, गैर इस्लामी देश था। इसके अलावा महमूद स्वयं को बुत शिकन मानी मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला या मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा करता था। इसके अलावा जो महमूद के दरबारी लेखक थे, उनके बारे में भी प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण है अलबरूनी, उनकी किताब का नाम है तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद, अरबी भाषा में लिखी गई है ये किताब। दूसरे हैं फिरदौसी, जिनके पुस्तक का नाम है शाहनामा। तीसरे हैं उतबी, जिनके पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी या तारीख उल यामिनी। अलबरूनी 1018-19 के भारत आक्रमण के समय महमूद की सेना के साथ आए थे और उसी विजिट के आधार पर उन्होंने किताबुल हिंद की रचना की। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत की गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल और दर्शन आदि का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा हिंदू शाही राजा जयपाल को
तुर्की इतिहासकार और तुर्की सेना ईश्वर का शत्रु कहा करती थी। इन्हीं तथ्यों के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नए विषय के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी।